बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे थे। आज हमारी जो एक्सरसाइज 3.6 जो अधूरी एक्सरसाइज है उसको आज यहाँ पर हमें कंप्लीट करना है। बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 में कुछ 8 प्रश्न थे। उन 8 प्रश्नों को इससे पहले वाली वीडियो में हमने कंप्लीट किया था और इसके बाद यहाँ पर अब कुछ प्रश्न और बचे हैं। वो इबारती प्रश्न हैं, जो समस्याओं संबंधी प्रश्न हैं। उनमें जो समस्याएं दी गई हैं उनको अच्छे से रीड करना है और इसके बाद यहाँ पर हमें समीकरण बनाना है, फिर इसके बाद समीकरणों को हल करना है। बच्चों, यहाँ पर अब से पहले जो आपने वीडियो देखा उसमें आपने देखा होगा कि जो भी प्रश्न दिए गए थे, जो भी समीकरण दिए गए थे, वो सभी प्रश्न रैखिक समीकरण नहीं थे। सभी समीकरण रैखिक, कोई भी समीकरण रैखिक नहीं था। तो हमें पहले क्या करना था, रैखिक समीकरण बनाना था और फिर इसके बाद में उनको हल करना था। ठीक है, इसी टाइप के कुछ इसमें भी प्रश्न होंगे। इनको हमें जब समीकरण यहाँ पर हम बना लेंगे, जो समस्याएं दी गई हैं उन समस्याओं को अच्छे से रीड करके हम समीकरण बनाएंगे, तो जो समीकरण बनेंगे वो आपके रैखिक समीकरण नहीं होंगे। उनको हमें पहले रैखिक समीकरण बनाना होगा और फिर इसके बाद उनका हल करना है। आइए देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो पहला भाग है उसको देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 3.6 एक्सरसाइज का जो दूसरा क्वेश्चन है उसका पहला भाग देखते हैं। देखो लिखा है बच्चों, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल, जब जैसी धारा जा रही है उसी दिशा में तैरना चाहती है तो वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। अगर वो प्रतिकूल तैरती है, मतलब वापस लौटती है, धारा यूं जा रही है, तो अगर धारा की विरुद्ध लौट रही है तो वो 2 घंटे में केवल 4 ही किलोमीटर तैर सकती है। भाई निश्चित रूप से आपको ये ऐसी बातें तो ये शायद मेरे ख्याल से पता भी है कि भाई अगर हम कभी अपनी साइकिल हवा की दिशा में चला रहे होते हैं तो हमारी साइकिल की चाल और हवा की चाल दोनों जुड़ जाती हैं, साइकिल तेज चलने लगती है। और यदि हम हवा के विरुद्ध साइकिल चला रहे होते हैं तो हमारी चाल में से हवा की चाल घट जाती है और साइकिल की स्पीड, हमारी चाल जो है ना, स्लो हो जाती है, कम हो जाती है उसकी। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही आपको यहाँ पानी के तैराव के लिए भी यही रूल अप्लाई करना है कि भाई अगर धारा यूं ऐसे जा रही है आगे की ओर और उसी दिशा में कोई तैराक जा रहा है तो यहाँ पर दोनों चालें इसकी जुड़ जाएंगी। जो तैराक है उसकी चाल और उसमें जो पानी बह रहा है पानी की चाल, दोनों की चालें जुड़ जाएंगी और तैराक जल्दी जल्दी तैरने लगेगा। ठीक है, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, चाल उसकी बढ़ जाएगी। दोनों चालें जुड़ जाती हैं तो चाल उसकी बढ़ जाएगी और निश्चित रूप से कम समय में ज्यादा दूरी तय कर सकता है। यदि वो धारा के विपरीत तैर रहा होगा, धारा यूं जा रही है, उसके विपरीत अगर आ रहा होगा, वापस लौट के आ रहा है, तो उसकी चालें घट जाएंगी। मतलब तैराक की चाल में से धारा की चाल को घटाना पड़ता है, घट जाएगी। इसीलिए तो देखा कि भाई स्लो चलता है वो, है ना। और जब स्लो चलेगा उसकी चाल कम हो जाएगी तो निश्चित रूप से उस समय में वो दूरी उतनी नहीं तय कर पाएगा जितनी जाने में दूरी तय करेगा, उतनी वापस आने में दूरी तय नहीं करेगा। जाने में देखो 2 घंटे में कितना जा रहा है, प्रश्न कहता है 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहा है, धारा के अनुकूल जा रहा है। और अगर धारा के विपरीत जा रहा है, आ रहा है वापस, तो वो केवल 2 घंटे में 4 ही किलोमीटर तैर सकता है, ऐसा प्रश्न कहता है। तो कहता है उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल क्या है वो बताओ और धारा की चाल है वो क्या है बताइए। देखो बच्चों, बड़े आराम से यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है कि स्थिर जल में तैरने की चाल, तो यहां पर हम x मान लेते हैं। माना स्थिर जल में, माना स्थिर जल में तैरने की चाल, तैरने की चाल, तैरने की चाल, स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लें, तथा धारा की चाल, धारा की चाल हम यहां पर मान लें कि धारा जो बह रही है वो 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है। ठीक है, अब देखो ध्यान दें, धारा की दिशा में जब
कोई तैराक धारा की दिशा में तैरेगा तो चालें जुड़ जाती हैं, धारा की विपरीत दिशा में जब लौटेगा तो चालें घट जाती हैं। बस इसको यहां पहले इतना लिखना है। लिखो यहां धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में तैराक की चाल। तैराक कौन है? ऋतु। तो चलो ऋतु लिख देते हैं, ऋतु की चाल। ठीक है, धारा की दिशा में ऋतु की चाल बराबर कितनी लिखनी है? दोनों को जोड़ना है, मतलब x + y किलोमीटर प्रति घंटा लिखना है। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार धारा की विपरीत दिशा में या प्रतिकूल कह दें, एक ही बात है बच्चों, विपरीत या प्रतिकूल। ठीक है, यहां पर लिख दें प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी? आपको घटा के लिखना है x - y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब जब धारा की दिशा में जा रहा है तो इस चाल से, और धारा की विपरीत दिशा में जब वो वापस ऋतु लौट के वापस आएगी तो इस चाल से x - y चाल से लौट के वापस आएगी। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, जाने में 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है, यहां पर लिखना है जाने, धारा के अनुकूल जाने में, है ना, यहां लिखें धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल जाने में या 20 किलोमीटर जाने में कितनी गई धारा के अनुकूल? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर जाने में लगा समय, यहां पर देखो समय बराबर कितना लगा है? 2 घंटे। आपको पता है यहां पर फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। बोलो होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है बच्चों। हमने जैसा कि बताया कि अनुकूल जब जाएगी तो चालें जुड़ जाती हैं, तो हमें चाल लिखनी है x + y। यहाँ देखो चाल को हम लिखेंगे x + y बराबर दूरी कितनी गई? 20 किलोमीटर, जबकि उसमें समय कितना लगा? 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो x + y बराबर 10। ये देखो एक बढ़िया सुंदर समीकरण बनके तैयार हो गया, और ये वास्तव में रैखिक समीकरण भी है। यहाँ रैखिक बनाने की इसकी आवश्यकता नहीं है, ये रैखिक समीकरण है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर दूसरी कंडीशन, जब वो वापस लौट रही है तो इस चाल से लौटेगी। यहाँ पर देखो वापस लौट रही है तो केवल 2 घंटे में 4 ही किलोमीटर वापस लौट पाती है। तो आपको लिखना है धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, यहां लिखेंगे 4 किलोमीटर लौटने में, 4 किलोमीटर लौटने में लगा समय। कितना समय लगा है? 4 किलोमीटर लौटने में 2 घंटे का समय लगा है। फिर वही फॉर्मूला लगाना है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, वही फॉर्मूला लगाना है। अब बताओ चाल उसकी कितनी रखनी है? लौटने वाली चाल है ये वाली x - y, तो चाल रखनी है x - y बराबर दूरी कितना चला? 4 किलोमीटर दूरी चला, समय कितना लगा? 2 घंटे। 2 से इसको डिवाइड करोगे 2 बार, तो x - y बराबर 2। ये आपका एक दूसरा इक्वेशन बन गया बच्चों। यहाँ पर इन दोनों इक्वेशनों को जब हल करोगे तो x और y का मान ज्ञात हो जाएगा। बिल्कुल एकदम सिंपल सा काम हो गया। यहाँ देखो लिख लेते हैं दोनों समीकरणों को। x + y बराबर 10 दिया गया है, यहाँ पर x - y बराबर में 2 है। ये है पहला समीकरण, यहाँ पर ये है दूसरा समीकरण। बस इन दोनों समीकरणों को जोड़ो, और यहाँ से देखो जोड़ने से y से y हमारा कैंसिल हो रहा है, x 2x हो जाएगा, और 10 और 2 का योग 12 हो जाएगा। ठीक है, 10 और 2 12 लिखना है। x बराबर यहाँ से देखो 12/2 मतलब 6। x बराबर 6 का क्या मतलब है? x बराबर 6 का मतलब है, x का मतलब है देखो स्थिर जल में तैराक की चाल 6 किलोमीटर। मतलब तैराक का मतलब कौन सा कौन तैर रहा है? ऋतु तैर रही है। इसका मतलब ऋतु की जल में, स्थिर जल में तैरने की चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x का मान यहाँ किसी नंबर 1 में रख दें अथवा 2 में लिख दें। यहाँ लिख दें x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, रख देते हैं। देखो x का मान लिखो 6 + y और बराबर में 10। 6 लिख दिया x का मान, प्लस y और बराबर में 10। यहाँ देखो y बराबर कितना हो जाएगा? 10 - 6, प्लस का 6 इधर ले जाओगे, माइनस का 6, तो बस y बराबर यहाँ से 4 मिल रहा है।
4 किलोमीटर प्रति घंटा काय की चाल है, यहाँ पर धारा जो बह रही है उसकी चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ आंसर में आप ऐसा लिख दें, ऋतु की तैरने की चाल, तैरने की चाल, ठीक है। ऋतु की तैरने की चाल बराबर यहाँ लिखोगे 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर लिखना है धारा की चाल, धारा की चाल आपको लिखनी है कितनी, धारा की चाल बराबर लिखनी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बच्चों आंसर है, ठीक है। कोई डाउट हो तो बताओ भाई, कोई समस्या वाली बात नहीं, बस पहले सवाल को पहले अच्छे से रीड करना है, पहले समझ लेना है कि यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। एक बार पूरी बात फिर से समझो। कहता है कि ऋतु जो है वो धारा की दिशा में अगर 20 किलोमीटर जा रही है, धारा की दिशा में 20 किलोमीटर जा रही है तो उसको 2 घंटे का समय लग रहा है। और अगर वो वापस आ रही है तो 2 घंटे में केवल 4 ही किलोमीटर वापस आ पा रही है, ऐसा प्रश्न कहता है। तो हमसे कह रहा है कि बताइए कि ऋतु की तैरने की चाल कितनी है, धारा की चाल कितनी है। हमने मान लिया कि ऋतु की तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। हमने जैसा कि बताया कि अगर धारा की दिशा में कोई तैर रहा होगा तो दोनों चालें जुड़ जाएंगी, और धारा की विपरीत दिशा में आ रहा होगा तब दोनों चालें घट जाएंगी। तो जाने के लिए ये चाल है, आने के लिए ये चाल है, बस इतनी बात है। यहाँ पर देखो, जब धारा के अनुकूल जा रहा है 20 किलोमीटर तब समय लग रहा है 2 घंटा। तो यहाँ पर सूत्र लगाना है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कौन सी है, जाने वाली चाल हमारी है x प्लस वाई, बराबर दूरी कितना चला, दूरी आपको यहाँ 20 किलोमीटर लिखनी है, और समय कितना लगा, 2 घंटे का समय लगा। 2 से इसको डिवाइड कर दे, 10 बार डिवाइड हो गया तो x प्लस वाई बराबर 10। देखो एक समीकरण बन गया, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल ठीक इसी प्रकार धारा के प्रतिकूल, अब वो जब वापस लौट रही है तो 2 घंटे में केवल 4 ही किलोमीटर लौट सकती है। यहाँ पर देखो, अब चाल बराबर दूरी बटे समय में ये लौटने वाली चाल है उसको लिखना है। जब वो लौट रही है तो इस चाल से वापस लौटेगी, x माइनस वाई लिखना है, बराबर दूरी चला है उसने 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर तैर के वापस आ रही है, और समय कितने में, 2 घंटे में आ रही है। तो यहाँ से 2 से अगर डिवाइड करोगे तो 2 बार ये डिवाइड हो रहा है, x माइनस वाई बराबर 2। यहाँ पर बच्चों दोनों समीकरणों को हल करना अब तो आपको बहुत अच्छे से आता है। x का मान और y का मान जो हमने हल किया है, x का मान का मतलब है ऋतु के तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, और धारा जो बह रही है उसकी चाल है कितनी, y का मतलब 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है बच्चों? किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं बच्चों? किसी प्रकार का अगर कोई भी डाउट अगर आपके दिमाग में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज करके हमसे प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, इसको जल्दी से नोट करें। इसका दूसरा भाग देखो, लिखा है 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों कौन कौन, महिला और पुरुष, 2 महिलाएं लगी, 5 पुरुष लगे, और कसीदे के काम को करने में दोनों साथ साथ जुट गए, 4 दिन में पूरा काम समाप्त हो गया। आगे एक शर्त और दी गई है कि जब ऐसा हो कि 3 महिलाएं लगे और 6 पुरुष लगे तो उस काम को वो केवल 3 ही दिन में पूरा कर लेते हैं। भाई ज्यादा बढ़ जाएगी संख्या तो निश्चित रूप से कम समय लगेगा। तो अब उसने 3 महिलाएं कर दी और 6 पुरुष कर लिए, तो उस काम को पूरा करने में केवल 3 दिन लगते हैं, 3 दिन में वो काम पूरा हो जाता है। प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ज्ञात करिए कि इसी काम को करने में एक महिला के लिए कितना समय लेगी, तथा पुनः इसी कार्य को पूरा करने में एक पुरुष अकेला कितना समय लेगा, ये आपसे पूछा गया है। देखो यहाँ पर प्रश्न जब हमने बताया जो समस्या संबंधी प्रश्न होते हैं उनको आप अगर एक बार पढ़ो और समझ में ना आए तो उसको एक बार फिर से पढ़ो। ये हमें समझ में आ जाने चाहिए कि भाई हमसे पूछा क्या है, आखिर दिया क्या है, इसमें पूछा क्या है। दोनों बातों का आपके पास जवाब होने चाहिए। हमसे क्या पूछा है हमें ये पता चल जाना चाहिए, और हमें क्या दिया गया है ये भी पता चल जाना चाहिए। पहले इनको अच्छे से इतना पढ़ो कि ये दोनों प्रश्न के जवाब आपको आ जाए। ठीक है, फिर इसके बाद लगाने का मेथड हम ढूंढते हैं। बच्चों यहाँ लिखा है 2 महिलाएं 5 पुरुष एक काम को साथ साथ करते हैं और 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा हुआ है 3 महिलाएं अगर लगे 6 पुरुष लगे तो उस काम को पूरा करने में केवल 3 ही दिन लगते हैं। एक अकेली महिला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी, तथा एक पुरुष अगर लगे
तो एक पुरुष अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो मान लेते हैं यहां पर देखो, ये आपका दूसरा प्रश्न का दूसरा भाग है। यहां पर मान लेते हैं कि माना एक महिला अकेली पूरा काम x दिन में कर सकती है। माना एक महिला पूरा काम x दिन में कर सकती है तथा ये मान लिया कि पुरुष उसको y दिन में कर सकता है तथा एक पुरुष पूरा काम y दिन में कर सकता है। ये हमने मान लिया, ठीक है। हमने क्या मान लिया कि एक पुरुष अगर उस काम को करे तो x दिन में कर सकता है, और ये मान लिया कि एक पुरुष उसको y दिन में कर सकता है, एक महिला उसको x दिन में कर सकती है। ये हमने मान लिया। तो बताओ एक दिन में कितना करेगी, एक दिन में कितना करेगी। देखो x दिन में पूरा करती है तो एक दिन में किया गया काम कितना होगा, तो आपको यहां लिखना है एक दिन में किया गया काम। एक महिला का एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का काम बराबर होगा 1/x भाग पूरे का 1/x हो जाएगा, ठीक है। यहां पर इस प्रकार से समझ सकते हो कि जैसे मान लेते हैं कि यहां पर ये आपका कोई ऐसे मान लो इतना काम है, इस पर हमें कसीदे का काम करना है, तो यहां से इस प्रकार मानने कि ये पूरा काम ये 4 भागों में बांट दिया। 4 दिन में पूरा होता है तो एक दिन में कितना होगा, 1/4 भाग होगा कि नहीं। बस यही लॉजिक यहां पर देखो यूज किया है कि भाई अगर पूरा काम x दिन में कर सकती है तो एक दिन में कितना होगा, 1/x काम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार एक पुरुष का बताओ कितना होगा, एक पुरुष का एक दिन का काम बराबर कितना हो जाएगा, 1/22 हो जाएगा। एक महिला लग रही तब एक दिन का काम है 1/x भाग। अब बताओ यहां पर महिला प्रश्न के अनुसार कितनी लगी, 2 महिला लगी, 5 पुरुष लगे, तो आपको यहां पर लिखना है 2 महिला प्लस 5 पुरुष का एक दिन का काम कितना होगा, का एक दिन का काम बता सकते हो कितना होगा। बहुत अच्छी बात है भाई, एक महिला का एक दिन का काम 1/x है, 2 महिलाएं लगी 2/x हो जाएगा। एक पुरुष का एक दिन का काम 1/22 है, पुरुष लगे 5 पुरुषों का एक दिन का काम 5/22 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दें तो दोनों का एक दिन का काम हो जाएगा 2 महिलाएं तथा 5 पुरुषों का एक दिन का काम बराबर हो जाएगा 2/x प्लस 5/22। बोलो इतनी बात ठीक है। ये हो गया एक महिला का काम। तो यहां पर हमें क्या करना है, 2 महिलाएं लगानी है तो 2/x हो जाएगा। यहां पर एक पुरुष का काम 1/22 है, 5 पुरुषों का काम 5/22 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दें तो इस तरीके से एक दिन का काम 2 महिलाओं का और 5 पुरुषों का एक दिन का काम ये हो गया। अब प्रश्न कहता है कि टोटल काम अगर 2 महिलाएं और 5 पुरुष लगे तो टोटल काम 4 दिन में पूरा होता है। तो बताओ एक दिन में कितना होगा, 1/4 भाग होगा। ध्यान से यहां देखो, चूंकि 2 महिला प्लस 5 पुरुष का पूरा काम, 5 पुरुष पूरा काम करते हैं कितने दिन में, पूरा काम करते हैं बराबर 4 दिन में पूरा करते हैं। इसलिए एक दिन में कितना करेंगे, इसलिए एक दिन का 2 महिला एक दिन का काम बराबर कितना होगा, 1/4 डायरेक्ट लिख दें। इसलिए 2 महिलाओं और 5 पुरुषों का एक दिन का काम, इसलिए 2 महिलाओं प्लस 5 पुरुषों का एक दिन का काम, 5 पुरुषों का एक दिन का काम कितना होगा, तो आपको यहां लिखना है एक दिन का काम बराबर 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 2 महिलाएं और 5 पुरुषों का एक दिन का काम कितना होगा, 1/4। पूरा काम 4 दिन में होता है, एक दिन में कितना होगा, 1/4 होगा। सीधी बात है। तो अब आप देखो ध्यान दें, ये भी है पूरा एक दिन का काम, 2 महिलाओं का 5 पुरुषों का एक दिन का काम कितना है, ये है। और यहां पर प्रश्न के अनुसार 2 महिलाओं और 5 पुरुषों का एक दिन का काम 1/4 है। दोनों को यहां बराबर कर दें। अतः यहां पर इस प्रकार लिख दें
कि 2 बटे में x प्लस 5 बटे में y यहां बराबर लिखना है 1/4। ये देखो पहला एक समीकरण बन गया, एक समीकरण हमने बना लिया पहली शर्त से। अब यहां दूसरी शर्त देखो, यहां लिखे पुनः। प्रश्न कहता है कि यदि 3 महिलाएं कर दी, अब 2 नहीं 3 महिलाएं कर दी जाएं और पुरुष भी 1 बढ़ा दिया जाए, पुरुष 6 कर दिए जाएं, तो पूरा काम केवल 3 दिन में हो जाता है। देखो पूरी बात वही बिल्कुल प्रोसेस, 3 पुरुष 3 महिला हो गई, पुनः 3 महिला प्लस 6 पुरुष, पुरुष कितने हो गई 6 पुरुष, 6 पुरुषों का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम बराबर कितना हो जाएगा। यहां देखो 3 महिलाओं का, 1 महिला का काम 1/x है, 3 महिलाओं का 3/x हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से 6 पुरुषों का 1 पुरुष का काम 1/22 है, 6 पुरुषों का काम 6/22 हो जाएगा। 3 महिलाओं का 6 पुरुषों का 1 दिन का काम ये हो गया। और प्रश्न कहता है ये काम कितने दिन में होता है, 3 दिन में पूरा, तो 1 दिन में कितना होगा 1/3। यहां पर लिखो प्रश्नानुसार यहां लिख दें 3/x प्लस 6/y बराबर, यहां डायरेक्ट हम 1/3 लिख देते हैं। 1/3 कहां से आया, पूरा काम 3 दिन में होता है तो एक दिन में 1/3 होगा। ये 1 दिन का ही तो काम है, दोनों 3 महिलाएं और 6 पुरुष का 1 दिन का काम है, तो यहां पर 1 दिन में जो काम होगा कितना होगा, पूरा काम 3 दिन में होता है, 1 दिन में कितना होगा 1/3 होगा। यहां पर देखो इसको बराबर करके यहां पर दूसरा समीकरण डाल दें। ठीक है बच्चों, बस इन दोनों समीकरणों को हल करें और आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो हल करने के लिए बच्चों ये समीकरण दोनों देख सकते हो रैखिक नहीं है, अब हमें पहले इनको रैखिक बनाना है और फिर इसके बाद इनका हमें हल करना है। देखो कैसे रैखिक बनाओगे, समझो समीकरण 1 में हम ऐसा मान कर रखते हैं कि मान लेते हैं 1/x को हम u मान लें, 1/y को हम v मान लें। देखो रैखिक बनाना है, पहला काम रैखिक बनाना है। ठीक है, यहां देख सकते हो ये लिखा है 2/x और प्लस यहां लिखा है 5/y और बराबर में लिखा है 1/4। इसको देखो बदलना है, यहां लिखा है जो 2/x, क्या इसको हम 2/x को 2 × 1/x लिख सकते हैं, और 1/x लिखा है उसको हमने माना है y, तो अब हम इसको u लिख दें, इसको हम u लिख दें तो 2u हो जाएगा। यहां इसी प्रकार इसको देखो, यहां 5/y को कैसे लिख दें, 5/y को लिख दें 5 × 1/y और 1/y को हम क्या लिख दें v, इसको अगर v लिख दिया जाए देखो तो हमारा एक समीकरण देखो ये रैखिक बन गया। इस पर हम 3 नंबर डाल लें, 2u + 5v बराबर 1/4 रैखिक बन गया कि नहीं बन गया। इसी प्रकार दूसरे वाले को भी रैखिक बना दें, तथा यहां पर देखो दूसरे वाले को रैखिक बनाएं तो लिखा है 3/x, क्या लिखा है यहां पर 3/x लिखा है, इसको हम यहां 3 × 1/x लिख सकते हैं, 3 × 1/x और 1/x को हमने u माना है तो इसको हम यहां लिखेंगे 3u। इसके बाद देखो प्लस 6v प्लस 6v, v का मतलब 1/y और 1/y को हम यहाँ v लिख रहे हैं। ठीक है, बराबर में यहाँ 1/3। इस पर हम 4 नंबर डाल लें। बच्चों इन दोनों समीकरणों को हल कर दें, u v के मान ज्ञात हो जाएंगे। बस u v की मदद से हम x और y के मान ज्ञात कर सकेंगे। बताओ इसको क्या कर दें, इन दोनों को हम विलोपन विधि से हल कर लें। इस वाले समीकरण में अगर मान लो v बराबर करना है तो ऊपर वाले में 6 और नीचे वाले में 5 का गुणा करें। अगर u बराबर करना है तो ऊपर वाले में 3 नीचे वाले में 2 का गुणा करें, u बराबर हो जाएगा। किसी एक को हमें बराबर करना है, लिख देते हैं समीकरण 3 में, ये आपका 3 है ना, इसमें काय का गुणा कर दें, मान लेते हैं u बराबर कर रहे तो यहां पर ये इसको ऊपर गुणा करना, इसका नीचे करना है, तो 3 का ऊपर कर दें। समीकरण 3 में 3 का तथा 4 में ये 4 है, इसमें 2 का गुणा करने पर करो गुणा, इसमें गुणा करोगे काय का, इसमें 3 का करना है ना, 3 दूनी 6u लिख दें, 3 का यहां करो 3 पंचे 15v लिख दें, 3 का यहां करो 3/4 लिख दें, बिल्कुल ठीक है। और इसी प्रकार यहां देखो इसमें गुणा करना है, इसमें गुणा 2 से करना है, 2 से करो 2 × 6u लिखें, 2 से गुणा करोगे 12v हो जाएगा
और 2 से यहाँ गुणा करोगे तो 2/3 लिखना है। इस प्रकार से देखो हमने u बराबर कर लिया। u बराबर कर लिया। प्रश्न देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, घटाने से कट जाएगा। यहाँ लिख दें घटाने पर, ठीक है, घटा दें भाई। ये देखो 6u प्लस का है, ये माइनस का हो गया, कट गया। 15v में से 12u v घटाओगे 3v बचेगा, बराबर यहाँ देखो 3/4 है, इसमें से माइनस 2/3 करना है। 3/4 में से घटाना है 2/3, और यहां से देखो 3v बराबर में 3 और 4 का गुणा, यहाँ पर 3 चौको 12 लिखना है, ठीक है, 12। 3 त्रिका 9 माइनस में 4 का 2 में गुणा, 4 दूनी 8, और यहाँ देखो 3v बराबर 1/12 हो जाएगा। 9 में से 8 घटाओ 1/12, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 से भाग करोगे, v बराबर 1/12 या 36 डायरेक्ट लिख दें। 3 का भाग करोगे तो यहाँ 12 में 3 का गुणा, 12 या 36, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर जो v है ना, v वो है क्या, चलो v बाद में देखते हैं, पहले v का मान यहाँ कहीं रख देते हैं, इसमें अथवा इसमें। यहां लिखते हैं v का मान समीकरण 3 में रख दें। 3 में रखने पर, ठीक है, यहां पर रखो। यहां पर देखो 2u, ये हमारा ठीक है, 2u प्लस 5v और v का मान 1/36 लिखोगे, बिल्कुल ठीक है, बराबर में यहां लिखना है 1/4, ठीक है, 1/4। अब देखो यहां से 2u क्या लिखना है, 2u, यहां 5 एकम 5/36 और 5/36 को इधर ले जाओ। चलो यहां थोड़ी जगह कम है, चलो यहां लिख लेते हैं। यहां पर देखो 2u प्लस, और ये इधर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा 1/4 माइनस 5/36, 5/36। अब आप यहां देखो 2u बराबर 36 एलसीएम आएगा, 36 9 चौको 9 बार कट गया, 9 माइनस यहां लिख दें 5, तो 2u बराबर में ऊपर 4/36 लिखना है। 4 एकम 4, 4 से इसको काट दें तो 4 निम 36, 9 बार कट गया। 2 इधर और भाग में चला जाएगा तो u का मान 9 दूनी 18, 1/18 यहां से देखो u का मान मिल जाएगा। अब हमने u और v के मान निकाल लिए, u और v के मान निकाल लिए, बस उनको हम u बराबर क्या लिखेंगे, देखो u बराबर हम क्या लिखेंगे, u का मान 1/x लिखेंगे, और v बराबर क्या लिखेंगे, 1/y लिखेंगे। बस u और v के मान रखोगे तो हमें x और y के मान मिल जाएंगे। थोड़ा पीछे आओ, u का मान देखो यहां पर हमने 1/18 निकाला है, क्योंकि u बराबर 1/18, u का मान कितना रखना है, u का मान रखना है 1/x, तो 1/x बराबर 1/18, क्रॉस गुणा करोगे तो x बराबर यहाँ 18। x का क्या मतलब है बच्चों, x का मतलब है कि अकेली महिला उस काम को अगर करती है तो केवल उसको 18 दिन लगेंगे। क्या है, देखो ध्यान दें इसको, इसका क्या मतलब है, अकेली महिला उस काम को करती है तो x दिन में कर सकती है, और x का मान यहाँ पर 18 निकला है, इसका मतलब महिला अकेली उस काम को 18 दिन में पूरा कर सकती है, ठीक है। इसी प्रकार देखो यहां से v का जो मान है वो v बराबर है 1/36, तथा v का मान कितना है 1/36, और v का मान लिखेंगे 1/22 बराबर 1/36, क्रॉस गुणा कर दें इसी प्रकार तो y बराबर 36 हो जाएगा। y का क्या मतलब है, y का मतलब है कि एक पुरुष अकेला उस काम को 22 दिन में कर सकता है, y का मतलब 36, अर्थात 36 दिन में पूरा कर सकता है। अगर केवल पुरुष उस काम को पूरा करता है तो 36 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, ये 36 दिन में कर सकता है, पुरुष 36 दिन में करेगा। थोड़ी जगह कम है, यहां लिख देते हैं, ये पुरुष 36 दिन में कर सकता है, और यहां पर ये महिला है वो उसको 18 दिन में कर सकती है। भाई मेहनती होती है, महिलाएं मेहनती होती हैं, तो वो केवल 18 दिन में ही पूरा काम समाप्त हो जाएगा, और ये बेचारे पुरुष हैं, डिल्लर पिल्लर हैं बेचारे, ये 36 दिन लगा देते हैं, है ना, ये 36 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये प्रश्न हो गया दूसरा प्रश्न का दूसरा भाग, इसको नोट करें जल्दी से, ठीक है बच्चों। यहां पर जो इसका तीसरा भाग है देखो, इस पर इसको भी देखो, इसको भी आराम से पहले एक बार पढ़ो, तब आपको समझ में आएगा कि यहां पर भी क्या क्या बातें दी गई हैं। एक बार आराम से इसको फिर से पढ़ें। देखिए यहां पर हमें
तीसरे वाले पार्ट में क्या दिया गया है, देखो यहां दिया गया है रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। रूही नाम की कोई लड़की है, बेचारी बाहर कहीं पढ़ने गई होगी, वहां से लौट के अपने घर आना चाह रही है और 300 किलोमीटर दूरी गई है, बहुत दूर गई है, समझो दिल्ली गई है ना, दूर गई है भाई। तो 300 किलोमीटर दूरी से अपने घर पर वापस आना चाह रही है। तो वापस आने के लिए उसने क्या काम किया कि पहले तो कुछ दूरी पर उसने रेलगाड़ी कर ली, रेलगाड़ी पे बैठ गई, रेल का टिकट ले लिया और उस पर बैठ गई। इसके बाद कुछ दूरी के बाद रेलगाड़ी से वो उतरी और उसने बस कर ली। तो कुछ दूरी फिर जो शेष दूरी थी वो उसने बस द्वारा तय की है, बिल्कुल ठीक है। अब प्रश्न कहता है कितनी बस से गई और कितनी रेल से गई। आगे देखो प्रश्न में कहा है यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाए और फिर शेष बस से यात्रा करती है तो उसको 4 घंटे का समय लगता है। घर आने में 4 घंटे का समय लगता है। तब जब 60 किलोमीटर पहले ट्रेन से आती है और इसके बाद बस से आती है तब उसको 4 घंटे का समय लगता है। और यदि ऐसा करती कि वो पहले 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चली जाती, पहले 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती और शेष फिर बस से यात्रा करती, तब उसको 10 मिनट अधिक लगते, पहले से 10 मिनट अधिक। मतलब पहले 4 घंटे में उसने यात्रा कवर करी थी, तो अब 4 घंटा 10 मिनट में वो यात्रा कवर होगी, ऐसा प्रश्न कहता है। ठीक है, 10 मिनट अधिक समय लगते हैं। तो प्रश्न कहता है कि रेलगाड़ी की चाल तथा बस की चाल क्रमशः कितनी है, ये बता दो। देखो बिल्कुल एकदम ये भी आसान है। दूसरा प्रश्न का ये आपका तीसरा भाग है। यहां पर हम मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर यहां मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा बस की चाल मान लेते हैं बस की चाल बराबर मान लेते हैं 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो ध्यान दें, ठीक है, ये दोनों बातें हमसे पूछी गई हैं। अब हुआ ये कि 300 किलोमीटर उसको दूरी जाने थी। देखो हम यहाँ चित्र से बताएं तो शायद ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। देखो पूरी बात समझना है आपको। यहां से ये मान लो A बिंदु है और यहां पर कहीं B बिंदु है। इस A बिंदु से B बिंदु के बीच की दूरी हमने लिख ली 300 किलोमीटर। इसको यात्रा 300 किलोमीटर जानी है, यहां से यहां तक उसको जाना है। तो उसने क्या काम किया कि भाई पहले ट्रेन पे बैठ गई और यहां तक आ गई। मान लो कितनी दूरी, 60 किलोमीटर की दूरी चल के और ये C बिंदु पर आ गई। फिर यहां से उसने उतर के बस कर ली और बस पर यहां से जो दूरी तय करेगी वो 240 करेगी। ये तो बात मेरे ख्याल से बिल्कुल एकदम स्पष्ट बात है कि भाई जब 300 किलोमीटर टोटल दूरी थी, 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से कर ली तय, ट्रेन से या रेलगाड़ी से आप ऐसे लिख सकते हो। और ये दूरी कैसे तय करी, बस से तय करी है, इसको हम बस से लिख लें। और ये इतनी यात्रा देखो ट्रेन से उसने तय की है। ठीक है, ये बस से और ये ट्रेन से। अब देखो ध्यान से, मान लेते हैं कि यहां पर ये इस जगह पर वो चलना इधर से प्रारंभ कर रही है और यहां से उसने रेलगाड़ी पर यहां पर आकर के वो रुक गई। मतलब 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा, हम पहले ये निकालेंगे। ठीक है, यहां पर लिख दें ट्रेन द्वारा, मतलब रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। बताओ समय बराबर क्या होता है, आपको पता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी देखो कितनी है, 60 किलोमीटर। चाल कौन सी ट्रेन वाली है, x, तो ये हो गया भाई 60 बटे x घंटे का समय लग जाएगा। ठीक है, अब बस से देखो कितना समय लगा। अब लिखो शेष दूरी जो बची है 240 किलोमीटर, वो बस से तय करिए। तो लिखो बस द्वारा, क्या लिखोगे, बस द्वारा शेष 240 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। समय बराबर वही फॉर्मूला, समय बराबर दूरी बटे दूरी कितनी है 240 किलोमीटर और बटे में
दूरी बटे चाल, चाल कौन सी है बस की, 22 है, तो यहाँ पर 22 लिखना है। इतना घंटा तो बस से समय लगेगा भाई, बस यहाँ से यहाँ तक कितना समय ले रही है, 240 बटे 22 घंटा। ट्रेन कितना समय ले रही है, x बटे 60 बटे x घंटा। तो यहाँ पर प्रश्न कहता है कि बस पहले ट्रेन से गई और फिर बस से गई, तो टोटल मिला के 4 घंटे का समय लगा है। तो यहाँ पर इन दोनों समय को जोड़ दें, बराबर 4 घंटा लिख दें। बिल्कुल एकदम देखो प्रश्नानुसार, यहां लिख दें प्रश्नानुसार। यहां से देखो ट्रेन से जब वो गई थी तो 60 किलोमीटर जाने में इतना समय लगा, 60 बटे x। जब बस से गई 240 किलोमीटर दूरी, तब उसको समय कितना लगा, 240 बटे 22। ये दोनों जोड़ दिए जाएं, बराबर 4 घंटे का समय लगा है। ठीक है, ट्रेन के द्वारा लगा समय प्लस बस के द्वारा लगा समय, बराबर प्रश्न कहता है 4 घंटा लगा, तो दोनों को जोड़ के 4 के बराबर लिख दो। ठीक है, यहां पर इसका हम 1 नंबर डाल लेते हैं। 1 नंबर तो हमारा ये हो गया। अब देखो, अब दूसरी बार ये हुआ कि अगर पहली बार में ऐसा होता कि वो 60 किलोमीटर की जगह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती, दूसरी कंडीशन, ये केस नंबर 1 है। क्या है, केस नंबर आपका 1 है, पहली शर्त के हिसाब से है। यहां देखो केस नंबर 2 लिख दें। दूसरा केस क्या है, दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त यह है कि अगर ऐसा है कि भाई ए बिंदु से यहां बी बिंदु के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है, तो पहले इसने 100 किलोमीटर दूरी तय करी। 100 किलोमीटर काहे से, ट्रेन से, मतलब रेलगाड़ी से। ये इतनी दूरी पहले उसने 100 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय कर ली। फिर बची हुई दूरी कितनी बची, आपको लिखना है 200 बची। क्यों बची भैया, 300 टोटल थी ना, 100 तो उसने चल ली, ट्रेन से चल ली है, और शेष जो बची है उसको बस से तय करना है। तो यहां लिख दें 200 किलोमीटर बस से, यहां पर इतनी दूरी देखो बस से तय कर ली। ठीक है, ये हमारी दूसरी कंडीशन है। तो अब यहां पर देखो 100 किलोमीटर ट्रेन द्वारा जब वो गया तब कितना समय लगा, यहां लिख लेते हैं। यहां लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा, यहां लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा, रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर जाने में लगा समय, बताओ कितना लगेगा समय, लगा समय, समय बराबर फॉर्मूला वही रखना है, दूरी बटे दूरी 100 किलोमीटर और बटे में चाल, ट्रेन की चाल x है, तो 100 बटे x घंटे का समय लगेगा। ट्रेन से 100 किलोमीटर दूरी जाने में 100 बटे x घंटे का समय लग जाएगा। अब बस से देखो ध्यान दें, तथा बस द्वारा 200 किलोमीटर, शेष दूरी 200 तो बची, तो आपको लिखना है शेष 200 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। वही बिल्कुल एकदम रखना है, समय बराबर क्या लिखना है, समय बराबर आपको रखना है दूरी बटे दूरी 200 किलोमीटर की है और बटे में चाल इसकी 22 है। ट्रेन बस की चाल कितनी है, 22 है, तो बस के द्वारा लगा समय आपको लिखना है 200 बटे 22 घंटा। ठीक है, अब प्रश्न कहता है कि इन दोनों को जोड़ दें, ट्रेन के द्वारा लगा समय प्लस बस के द्वारा लगा समय, तो पहले वाले समय से 10 मिनट अधिक लग रहा है। पहले लगा था 4 घंटा, अब की बार 4 घंटा 10 मिनट समय लग रहा है। तो यहां दोनों को जोड़ के लिख देते हैं प्रश्नानुसार। यहां देखो ट्रेन से तो ये है 100 बटे x और बस से लगा समय है 200 बटे में 22 और ये बराबर लिख दें 4 घंटा 10 मिनट। 4 घंटा कितना लिखोगे, 10 मिनट। यहाँ 4 घंटा में 10 मिनट और अधिक लग गए, पहले 4 घंटा लगा था, अब 4 घंटा 10 मिनट। 4 घंटा 10 मिनट के कितने घंटे बन गए भाई, ये तो 4 घंटा है, 10 मिनट के घंटे बताओ कितने हो गए। 10 मिनट के घंटे मतलब 10 में हमें घंटा बनाना, 10 मिनट का अगर घंटा बनाना है तो भाई 60 से डिवाइड कर दो, 1/6 घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 मिनट बराबर 1/6 घंटा हो जाएगा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, देखो 100 बटे में x प्लस में 200 बटे में 22 बराबर में यहां लिखो 4 घंटा प्लस 10 मिनट का कितना लिखना है, 1/6 घंटा लिखना है। ठीक, 6 चौको 24 और 25, 25/6 लिख दें। यहां पर हम लिख देते हैं, देखो यहां आ जाओ। ठीक है,
ये हो जाएगा 100 बटे एक्स प्लस ये हो जाएगा 200 बटे बाई, 200 बटे में बाई, और बराबर में यहां लिख दें 6 चौको 24 और 1 25, 25 बटे में 6 लिख दें। ठीक, 25 बटे 6। अब इतनी बात ठीक है बच्चों। एक काम करते हैं कि यहाँ पर 25 का सब में भाग चला जाएगा। यहाँ पर पूरे समीकरण में आप देखो दोनों पक्षों में 25 से भाग चला जाएगा, तो 25 का अगर भाग दें 25 चौको 100, 4 बटे एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ 25 अट्ठे 200, 8 बटे बाई हो जाएगा, बराबर 25 से 25 कैंसिल करोगे तो 1 बटे 6 हो जाएगा। यहाँ पर इसका हम दूसरा नंबर डाल लेते हैं। ठीक है, इतना ठीक है, इनको नोट करें जल्दी। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये दूसरा जो इक्वेशन है और ये आपका पहला इक्वेशन है, इन दोनों को पहले आपको रैखिक बनाना है। सिंपल सी बात है ना। बटे में लिखा है यहाँ पर, तो ये रैखिक नहीं है, पहले हमें इनको रैखिक बनाना है। रैखिक बनाने के लिए आपको पता ही है कि क्या क्या करना होता है। यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि 1 बटे जो x है उसका मान है u, और 1 बटे बाई है उसको हम मान लेते हैं v। 1 बटे x को u मान लिया, 1 बटे बाई को हमने v मान लिया। यहाँ देखो हम पहले वाले समीकरण की बात अगर करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये लिखा है देखो 60 और बटे में लिखा है x, तो इसको हम 60 इंटू 1 बटे x ऐसा लिख सकते हैं। 60 बटे x को कैसा लिख सकते हैं, 60 एकम 60 बटे x, तो 60 गुणे 1 बटे x लिख दें, और 1 बटे x बराबर हमने माना है u, तो ये हमारा 60 u हो जाएगा। सिंपल सी बात। पहले वाले समीकरण से हम इसकी बात कर रहे हैं, देखो नंबर 1 डाला है, यहाँ पर 60 इंटू 1 बटे x है, तो 60 हमारा ज्यों का त्यों, 1 बटे x को हमने u लिख लिया। यहाँ पर प्लस का निशान लगाओ, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से 240 और 1 बटे बाई, और 1 बटे बाई को हम v लिख लें तो 240 v, 1 बटे बाई को v लिख दिया। ठीक है, और बराबर में ये 4। यहाँ पर देखो इसका और कुछ नंबर नया डालना चाहो 3 नंबर डाल दें। ठीक है, 60u प्लस 240b बराबर में 4। ठीक है, इसके बाद देखो जो दूसरा समीकरण है उसको भी रैखिक बनाओ, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से नंबर 2 इसको देखो बदलो, तो यहाँ लिखा है 4 इंटू 1 बटे एक्स, और 1 बटे एक्स को u लिख दें, प्लस 8 इंटू 1 बटे बाई, 1 बटे बाई को v लिख दें, और बराबर में यहाँ 1 बटे 6 ज्यों का त्यों, 1 बटे 6। यहाँ पर ये हो गया चौथा नंबर। ठीक है, अब देखो बच्चों इनको हमें रैखिक तो बना लिया। जब रैखिक समीकरण बन जाते हैं तो हमें विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, जो भी विधि आप करना चाहो कर सकते हो। विलोपन विधि से यदि करते हो तो यहाँ पर देखो 60u है, इसको भी हमें 60 बनाना है, तो 15 चौको 60 होता है। इस वाले समीकरण में 4 में 15 का गुणा करोगे, अर्थात इस वाले समीकरण में 15 का गुणा कर दें तो ये हमारा u वाले पद बराबर बराबर हो जाएंगे, है ना, u के गुणांक बराबर हो जाएंगे। क्या कर दें, समीकरण 4 में हम 15 से गुणा करें, 15 से गुणा करने पर, ठीक है, 15 का गुणा कर दो। यहाँ पर देखो 15 चौको 60u लिखना है, प्लस 15 अट्ठे कितना होता है, 15 अट्ठे लिखना है 120v, और बराबर में यहाँ 15 बटे में क्या लिखना है 6, 15 एकन 15 बटे में 6। ठीक, और यहाँ से इसको इसके नीचे ज्यों का त्यों लिखोगे 60u प्लस 240v, और बराबर में यहाँ लिखना है 4। ठीक है, इनको दोनों को घटाओ, घटाने से देखो u हमारा कैंसिल हो जाएगा, घटाने से ये कैंसिल हो रहा है। अब 120 में से 240 से घटाओगे तो माइनस का 120v बचेगा, बराबर में यहाँ अगर चाहो तो थोड़ा इसको हल करें, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 5 बटे 2, और इसमें से हमें 4 घटाना है देखो। ठीक है, माइनस में 120v बराबर में 2 एलसीएम आएगा, यहाँ से 5 एकम 5 माइनस 4 का 2 में गुणा, 4 दूनी 8 लिखें, माइनस का 120v बराबर में 5 में से 8 घटाओगे तो माइनस का 3 बटे में 2 लिखना है। ठीक है, यहाँ देखो माइनस से माइनस इसको कैंसिल करें, v बराबर कितना होगा, v का मान हो जाएगा 3 बटे में 2, और ये 120 हटाओ तो भाग में 120 पहुंच जाएगा। ठीक है, और इसको देखो 3 एकम 3, और 3 से काटो तो 3 चौको 12, 40 बार कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 40 दूनी 80, 1 बटे 80 हो गया। ये v का मान 1 बटे 80 हो गया। यहाँ से देखिए v का मान हमने निकाल लिया।
अब इस v के मान को हम यहाँ इस नंबर 3 में अथवा 4 नंबर में कहीं भी रख दें तो u का मान मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ थोड़ी जगह कम है, यहाँ से इसको पहले हम रब कर लेते हैं, थोड़ी जगह बनाएं और फिर इसके बाद हल करें। ठीक है, इसको हम थोड़ा यहाँ जगह बना लेते हैं। ठीक है, देखिए और थोड़ा यहां से चलो यहां तक ले लो। ठीक है, चलो देखो ध्यान दें क्या करना है हमें, पूरी खत्म। यहां पर v का मान हम समीकरण 3 में रख दें, यहां लिख दें v का मान समीकरण 3 में रखने पर v का मान 3 नंबर में रखें। यहां देखो, यहां 60u हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, 60u प्लस 240v और b का मान कितना लिखेंगे, 1/80 लिखेंगे। बिल्कुल ठीक है, और बराबर में यहां आगे कितना है, 4 लिखा है, 4 लिखना। ठीक है, ये देखो 0 तो कैंसिल हो रहा है, यहां 8 तिया 24 3 बार कैंसिल हो रहा है आपको। ठीक है, तो ये यहां पर 60u प्लस 3 एकम 3 को इधर ले जाओ तो 4 में से 3 घट जाएगा, 4 - 3 हो जाएगा। 60u बराबर में 1 लिख दें, u बराबर आपको 1/60 लिखना है। इतनी बात ठीक है, u का मान हमें मिल गया। अब u और b दोनों के मान मिल गए ना, अब हमें क्या करना है, u बराबर है क्या वास्तव में, देखो u का क्या मतलब है, 1/x है, तो बस u बराबर हम 1/x लिख लें। 1/x बराबर 1/60, तो आप क्रॉस गुणा करोगे तो x बराबर 60 हो जाएगा। x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो गई, काय की हो गई जी, x का मतलब रेलगाड़ी की चाल है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल रेलगाड़ी की है। ठीक है, यहां पर देखो, तथा दूसरा जो v का मान है उसको देखो, v बराबर कितना है, यहाँ v का मान 1/80 है। v का मतलब कितना है, v बराबर देखो 1/22 है, v का मान 1/22 रखो, बराबर में 1/80, और यहाँ से भी क्रॉस गुणा करोगे तो y बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर बस की चाल ज्यादा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको क्या लिखना है, ट्रेन की चाल मतलब रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर लिखनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा आपको यहाँ बस की चाल लिखनी है, बस की चाल बराबर आपको यहाँ लिखनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा लिखनी है। ठीक है, ये हो गया बच्चों, इतना काम है। बोलो किसी को कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है क्या, एकदम सही है, कोई किसी को कोई समस्या नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल हमसे पूछी गई थी, तो बस की चाल और रेलगाड़ी की चाल क्रमशः यहाँ पर हमने बताई। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर संपन्न हो रही है, समाप्त हो रही है। उम्मीद है कि सब कुछ एकदम यहाँ से, इस एक्सरसाइज में जो भी प्रश्न है 2 पार्ट में हुए है ना। पहले प्रश्न में 8 भाग थे, उसको हमने एक वीडियो में किया है। यहाँ पर जो भी है ये, इसको हमने दूसरा वीडियो बनाया है। तो बच्चों एक बार में दोनों प्रश्न, दोनों वीडियो को आप जरूर कंप्लीट कर लें, यहाँ से आपको एक बोर्ड एग्जाम में जरूर क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, तो चलो बच्चों आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इसके आगे एक्सरसाइज है आपकी जो 3.7, वो ऐच्छिक प्रश्नावली है, आपकी इच्छा पर आधारित है। नीचे आपको यहाँ निर्देशित कर दिया गया है कि यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, मतलब परीक्षा की दृष्टि से नहीं दी गई है, आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हो, बाकी करना बहुत अनिवार्य नहीं है। तो बच्चों जब हम आपको परीक्षा की तैयारी करवाएंगे उस समय इसमें से जो इंपॉर्टेंस लगेगा उनको हम करवा देंगे। फिलहाल आज यहाँ हम इस चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं। ये मानते हैं कि आपका फिनिश हो गया। ठीक है, पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों कहीं से भी कहीं कोई भी अगर आपको डाउट्स लग रहा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, अथवा कक्षा गणित इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके हमसे आप प्रश्न पूछ सकते हो। ठीक है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चों। 100 में 100% हमें मार्क चाहिए। किसी प्रकार का कोई प्रश्न अगर और कहीं से कोई दिमाग में आता है, कोई डाउट्स आता है, तो आप हमसे जरूर पूछें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो लाइक ना किया हो बच्चों जरूर कर दें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते जरूर रहें। बाय बाय।